नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से हैं एवं उनका बचाव कैसे किया जाए। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पशुपालन के लिए पशुपालकों की मदद करेगी सरकार। पॉली हाउस की खेती आमदनी का बेहतर जरिया। और श्री विधि से धान की खेती कर देवेंद्र बने सफल किसान। अब खबर विस्तार से। पशुपालन के क्षेत्र में राज्य प्रगति पर है। पिछले दिनों बामेती सभागार पटना में आयोजित एक समारोह में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को एग्रीकल्चर सीप अवार्ड मिला। इस मौके पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि बिहार में मत्स्य, पशु और मुर्गी पालन में जीवों को पार्जन के साधन बने हैं। सरकार इसके लिए पशुपालकों की मदद करेगी, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। हम लोगों को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है बिहार के लिए बेस्ट स्टेट इन फिशरीज कैटेगरी में, क्योंकि मछली उत्पादन में जैसा मैंने कहा है रिकॉर्ड उत्पादन हम लोगों ने किया है और काफ़ी प्रोग्रेसिव वर्क किया है और काफ़ी रिफॉर्म्स हम लोगों ने किया है। जो कार्यक्रम कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन में जो अड़चने आ रहे हैं उसको सबको स्ट्रीमलाइन किया गया था। ये सब चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए एक एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड हम लोगों को रिसेंटली मिला है। पशुपालक भाई, बरसात के इस मौसम में कई जगहों पर जल जमाव हो रहे हैं। ऐसे में पशुओं में कई संक्रामक रोग हो सकते हैं। खासकर इन दिनों लीवर फ्लू होने की संभावना बनी रहती है। कोशिश यह करें कि गीली या जल जमाव वाली जगहों पर पशुओं को चराने ना ले जाएं। इससे आपके पशुधन में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और वह बीमार पड़ सकते हैं। बारिश के मौसम में नालियों और गड्ढों में जल जमाव के कारण मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पशुओं में कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैल जाती हैं। इसमें पाई जाने वाली ऐसी ही एक संक्रामक बीमारी है लीवर फ्लूक। यह बीमारी पशुओं में पाए जाने वाले परजीवी के कारण होता है, जो पशुओं के लीवर में रहकर उन्हें संक्रमित करता है। बरसात के मौसम में दूषित पानी पीने से या गीली मिट्टी पर रहने से यह रोग होता है। यह संक्रमण आमतौर पर तब होता है जब पशु संक्रमित घोंघों द्वारा दूषित चरगाहों में चरते हैं, क्योंकि लीवर फ्लूक का जीवन चक्र घोंघों पर निर्भर करता है। बरसात में अधिक वर्षा के कारण घोंघों की संख्या बढ़ती है, जिससे संक्रमण बढ़ जाता है। इस बीमारी से पशु में बुखार, दस्त व कमजोरी के साथ साथ दूध उत्पादन में भी कमी हो जाती है। किसान भाई, अगर आप भी बेमौसम किसी भी सब्जी फसल की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए पॉली हाउस बढ़िया विकल्प हो सकता है, क्योंकि कुछ सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है। ऐसे में अगर आप पॉली हाउस बनाकर खेती करें तो खेती तो आसान होगी ही, साथ ही आपकी आमदनी भी दुगनी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, कृषि भी विकसित हो रही है। पहले यह माना जाता था कि फसल उत्पादन के लिए पारंपरिक खेती पर्याप्त है, लेकिन जैसे ही बाजार में बेमौसम सब्जी की मांग बढ़ी, खेती की एक नई तकनीक विकसित की गई, जिसे पॉली हाउस नाम दिया गया। पॉली हाउस खेती की आधुनिक पद्धति है। यह एक बेहतरीन कृषि विकल्प है। बाजार की मांग के अनुसार फसल का चयन कर मौसमी और गैर मौसमी दोनों तरह की फसलें आसानी से इसमें उगाई जा सकती हैं। पॉली हाउस में फसलों की गुणवत्ता अच्छी होती है, जिससे बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। पॉली हाउस में कई तरह की सब्जियां उगाई जा सकती हैं, जिसमें ककड़ी, खीरा, टमाटर और शिमला मिर्च मुख्य रूप से शामिल हैं। किसान भाई, बरसात के मौसम में किसी भी तरह के
फूल या फल के पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप अमरूद के पौधे लगाने जा रहे हैं तो उसके उन्नत प्रभेद का चयन जरूर कर ले। G35, G5 और G14 अमरूद के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इसमें फलों के आकार के साथ साथ इनका स्वाद भी बेहतर होता है और बाजार में भी मांग अधिक होती है। सफलता की आज की महत्वपूर्ण कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं ग्राम जैविक राजापाकर, जिला वैशाली के सफल और प्रगतिशील किसान देवेंद्र प्रशांत सिंह से, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ धान उत्पादन की बेहतर तकनीक श्री विधि को अपनाया। इस तकनीक से धान की खेती कर देवेंद्र फसलों के उत्पादन के लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों के काम को आसान बनाने के लिए बाजार में एक ऐसा कृषि यंत्र उपलब्ध है जिसका नाम है माउंट हेरो डिस्क। इस यंत्र के माध्यम से पथरीली भूमि को भी भुरभुरा बनाकर खेती योग्य बना दिया जाता है। इस यंत्र को ट्रैक्टर से जोड़कर चलाया जाता है। बदलते दौर में कृषि के क्षेत्र में भी कई तरह के बदलाव आए हैं। नई नई तकनीक, नए नए कृषि उपकरणों ने कृषि को नई दशा और दिशा दी है, जो खेती किसानी को और भी बढ़ावा दे रही है। कृषि के इन्हीं उपकरणों में से एक है माउंट हेरो डिस्क मशीन। यह एक ऐसा उपकरण है जो किसानों को मिट्टी तैयार करने और फसल उगाने में मदद करता है। इस उपकरण की खास बात यह है कि यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी और फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी को जोतना या ढीला करना, खरपतवारों और फसल अवशेषों को काटना, मिट्टी को समतल करना आदि कृषि कार्यों के लिए यह मशीन बेहद कारगर मानी जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए जानते हैं पटना के बाजारों में आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जानते हैं मौसम का हाल। अगले 24 घंटे में राजधानी पटना एवं आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। साथ ही वातावरण में आर्द्रता बनी रहेगी। पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार और जाना खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई बातें, साथ ही साथ बेहतर तकनीक, उन्नत प्रभेद, सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्षा ऋतु का समय है, तो इन दिनों हमारे पशुओं में कई बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी हैं बीमारियां, क्या है उनके लक्षण और बचाव, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लव शेखर जी से। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु आते ही हम सभी में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, हम मनुष्य हो या फिर हमारे पशु पक्षी। तो आज हम जानेंगे कि हमारे पशुओं में वर्षा ऋतु में होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनका उपचार कैसे किया जाए। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लव शेखर जी, जो कि प्राध्यापक हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से हैं, ये हमारे किसान भाइयों को बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपके सामने वर्षा ऋतु में होने वाली प्रमुख बीमारियां, खासकर जो हमारे दुधारू पशुओं में, बकरियों में, भेड़ों में होती है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है, खास करके गर्मी के बाद पहली बारिश होती है, तो हमारे पशुओं में ऐसा देखा गया है कि 2-3 घातक बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है और कभी कभी तो देखते हैं कि पशु मृत पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो गला घोटू है, जिसको अंग्रेजी में हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया से भी लोग किसान भाई हमें जानते हैं। ऐसा लगता है कि गाय किसी कारण से गला सूज गया हो, अचानक मौत हो गई हो, जिसे हम गला घोटू या हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बोलते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख बीमारी है हमारे गायों में, भैंसों में, कुछ कभी कभी बकरियों में भी देखा जाता है, भेड़ों में भी देखा जाता है, वो ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ है। कृष्णजंगा भी इसको हिंदी में बोलते हैं, या लंगड़ी बुखार के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा जानलेवा बीमारी है। और तीसरा बीमारी जो कि जानवरों में तो होता ही होता है, कभी कभी ऐसा ये बीमारी अगर फैले तो कभी कभी मनुष्यों को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे हम एंथ्रेक्स बीमारी से जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, स्पोरेडिक, कहीं कहीं छिटपुट इसकी संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये वर्षा ऋतु में तीनों प्रमुख संक्रामक बीमारी हमारे पशुओं को प्रभावित करती है। इसके अलावा जहाँ पर भी जल जमाव देखा जाता है, खास करके हम देखते हैं कि धान की खेती होती है, कहीं पे जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हमारे पशु चरने के लिए जाते हैं, वहाँ से बहुत प्रकार के कीड़े खास करके वो लेते हैं। जब वो घास को चरते हैं तो उसके पेट में वो कीड़ा चला जाता है और इसमें अलग अलग प्रभाव के विकृति पैदा करते हैं और उसमें बहुत प्रकार के रोग उसमें हो सकते हैं, जिसमें 3 बहुत प्रमुख नाम हैं। एक नाम जो है जिसको हम एम्फिस्टोम बोलते हैं, जिसमें छेरा रोग लगता है कि शूटिंग डायरिया, एक पतला दस्त गायों में, भैंसों में, बकरियों में, ऐसे पशुओं में देखा जाता है, खासकर दुधारू पशुओं में ज़्यादातर। इसके अलावा जो दूसरा जो बीमारी है जिसे हम फ्लूक्स बोलते हैं, लीवर फ्लूक्स के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी पीलिया रोग, इसके शरीर अगर लीवर फ्लूक्स से जानवर ग्रसित हो गया हो, खासकर जल जमाव वाले क्षेत्रों में, तो हम मान सकते हैं कि इसको जो पीलिया रोग है, ये एक लीवर फ्लूक का भी इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा रोग जो कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में जो पशु चरते हैं या फिर वहाँ से घास ला करके हम अपने पशुओं को वर्षा ऋतु में खिलाते हैं, तो इसमें एक और बीमारी होने की संभावना है, जिसको नकरा हिंदी में अगर हम बोल दें तो जो इसका कॉमन नाम है नकरा या सुनसुन्ना, या इसको सिस्टोसोमियासिस नाम से बिहार में जाना जाता है। ये बीमारी, ये तीनों बहुत ही प्रमुख बीमारियां हैं, जिससे कि ये तीनों बीमारी से दुग्ध के उत्पादन में बहुत कमी पाई जाती है। जानवर दुबले पतले हो जाते हैं, वो जो खाना खाता है उससे उसमें शरीर, उसके बाद भी उसके शरीर में मांस या दूध का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि वर्षा ऋतु में हमारे पशुओं में ये जो बीमारियां होती हैं ये काफ़ी घातक होती हैं, तो कभी कभी हमारे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, जिससे हमारे पशु किसान भाइयों को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो हम जानना चाहेंगे कि इन बीमारियों के कारण क्या हैं और हमारे पशु मरे नहीं, इसलिए हमें उसके लक्षण पहले से पता हो जाएं तो हम उनका उपचार कर सकें। तो कारण और लक्षण क्या हैं, ये हम जानना चाहेंगे। इन बीमारियों का जो प्रमुख कारण है वो जीवाणु हैं। 2 प्रकार का संक्रमण पशुओं में होता है, जीवाणु जनित या विषाणु जनित।
ये जो 3 प्रमुख बीमारियां जिसके बारे में मैंने चर्चा की, जिसमें गला घोटू सबसे प्रमुख है, इसका एक जीवाणु है जिसको हम हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं। दूसरा जो बीमारी है ब्लैक क्वार्टर, BQ बोलते हैं, ये क्लोस्ट्रीडियम नाम के एक इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है। और तीसरा जो बीमारी है एंथ्रेक्स, जो कि एंथ्रासिस एक जीवाणु है जिसके कारण ये बीमारी पशुओं में फैलते हैं और बहुत ही तीव्र रूप में फैलते हैं। इन बीमारियों की पहचान बहुत जल्दी करना चाहिए, जागरूक होना पड़ेगा किसान भाइयों को, क्योंकि ये तीव्र रूप में होता है और कभी कभी लक्षण नहीं भी मिलता है और अचानक मौत के रूप में देखा जाता है। इसमें जो सबसे पहला बीमारी है गला घोटू, अगर आप देखें कि जानवरों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका शारीरिक तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, नाक से स्वाब कुछ इस तरह के पानी जैसा कुछ गिर रहा हो, गाय खाना नहीं खा पा रही हो, गर्दन में सूजन हो, तुरंत पशु चिकित्सा से मिले और इसका इलाज शुरू किया जाए। दूसरा जो बीमारी है जिसको हम लंगड़ी बोलते हैं, ये बीमारी में कुछ समय डॉक्टरों को मिल जाता है, किसान भाइयों को मिल जाता है कि डॉक्टर से सलाह लिया जाए। तो इस बीमारी में जानवर खास करके लंगड़ाने लगते हैं, पर पहला जो लक्षण होता है, और जब उसके शरीर से एक प्रकार का एक आवाज़, जैसे चरचर का आवाज़, जैसे आप एक कागज़ को छूते हैं तो एक आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो उसके शरीर पे आप उंगली रखेंगे, हाथ रखेंगे तो एक चरचराहट की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। ये एक बहुत ही, और कभी कभी अति तीव्र अवस्था में इस बीमारी में भी मौत पशुओं में देखा जाता है अचानक मौत। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जिसमें पशु अचानक मरे पड़े मिलते हैं, उसके नाक से खून बहता रहता है जो कि जमता नहीं है। ये 3 बीमारी तीनों के एक प्रमुख लक्षण हैं जिसको पहचान अगर किसान भाई अच्छे से कर लें तो तुरंत हम पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करें तो पशुओं की जान को भी बचाया जा सकता है समय पे। तो डॉक्टर साहब, जब लक्षण हमें इन बीमारियों के पता चल जाएं तो ऐसा क्या करें, कौन सा उपचार बचाव करें, फर्स्ट एड क्या अपनाएं कि हमारे पशु मरे नहीं, क्योंकि ये बीमारियां काफ़ी ख़तरनाक लग रही हैं और इनसे पशु हमारे मर जाते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं मिलता उनके इलाज के लिए। तो फर्स्ट एड क्या करें और ख़ास तौर पे उसके बाद क्या बचाव लें ताकि हमारे पशु स्वस्थ हो जाएं? इन बीमारियों का बचाव ही इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक बार ये बीमारी होता है तो उसे बचाने में किसान के बहुत पैसे खर्च होते हैं, कभी कभी इलाज भी सफल नहीं होता है। हमारा बिहार सरकार एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इन बीमारियों का टीकाकरण करवाती है। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो सलाह हमारे किसान पशुपालक भाइयों के लिए है कि अगर कोई टीका के लिए आपके बाड़े में आता हो तो इन बीमारियों का टीका अपने जानवरों को अवश्य कराएं। टीका नहीं लगने के कारण आप सिर्फ अपने गाय को असुरक्षित कर रहे हैं, बल्कि बगल वाले दूसरे अगर किसी की गाय हैं उनमें भी असुरक्षा पैदा हो रही है। तो अपने भी टीका करवाएं, अपने पशुओं का टीका करवाएं, और ख़ास करके अपने जो पड़ोस में जो डेयरी फार्म हैं या खटाल है या गाय रखे हुए हैं उनमें भी टीका कराने का सलाह दें सभी को। पूरे गांव में अगर टीकाकरण होगा तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है साफ़ सफाई। खास करके वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि जल जमाव का क्षेत्र होता है, वहाँ पे गाय पानी पीती है, तो उस जगहों पे खास करके ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव अपने आवास में कराएं, अपने बाड़े में करवाएं, जिससे कि कुछ तरह के बैक्टीरिया को किल कर जा सकते हैं। चूने की छिड़काव बहुत ही अच्छा है, खास करके नाद के पास जहाँ पे गाय खाना खाती है वहाँ पे उसका छिड़काव करें, जिससे कि हम इन तरह के प्रकोप से बच सकते हैं। और जो सबसे अंतिम और सबसे अच्छा बचाव है कि जानवरों को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रख सकते हैं जब हम जानवरों के समय समय पर, खास करके वर्षा ऋतु से पहले अगर हम उसको डिवॉर्म करें, वर्षा ऋतु के बाद डिवॉर्मिंग करने का मतलब कि कृमिनाशक दवाई दें, और उसके खाने में मिनरल मिक्सचर, खास करके उस एरिया में जिस मिनरल की कमी हो वो मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करेंगे तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा होगा। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि पशुओं को वर्षा ऋतु के पहले टीकाकरण कराएं इन बीमारियों के अगेंस्ट में, पशुओं को समय समय पर डिवॉर्म करें, कीड़े का दवा दें और प्रतिदिन उसको मिनरल मिक्सचर कराएं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि कैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि वर्षा ऋतु में हमारे पशुओं में होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनका उपचार, बचाव, कारण, लक्षण, ये सारी जानकारियां काफ़ी विस्तृत रूप से दी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, साथ ही साथ ये भी बताया कि टीकाकरण कितना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, टीकाकरण अवश्य कराएं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि इन दिनों पशुओं में होने वाले रोग
क्या हैं और उनका बचाव कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। अगले भाग में हम बात करेंगे कृषि योजनाओं की। हमारी केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़ी कई योजनाएं बनाई हैं जिन्हें अपनाकर आप किसान भाई अपनी तरक्की सुनिश्चित कर सकते हैं, साथ ही साथ उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं योजनाओं में से एक योजना के बारे में इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है।
कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि वर्षा ऋतु में पशुओं में होने वाले रोग कौन से हैं, इनका बचाव कैसे करें, साथ ही साथ जानकारी हासिल की भारत सरकार की कृषि योजना की। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।